आदाब। मैं हूं आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान। मुलाकात ज़रूरी है, खुद के साथ साथ दोस्तों से भी मुलाकात ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के तहत आज हम जिस शख्सियत से मुलाकात करेंगे वो अपनी मिसाल आप हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि उनका तारुफ कैसे करवाऊं। उन्हें एक शायर कहूं या राइटर, उन्हें व्लॉगर कहूं या अदाकार। उन्होंने जो जो किरदार निभाए वो अपनी मिसाल आप हैं। चाहे वो गुल्लू बादशाह हो या बाबा रांझा, कमाली हो या राजा प्लस्तर। आइए मिलते हैं यारों के यार जनाब इफ्तिखार इफ़ी साहब से। इफ़ी भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शकील भाई, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपनी पॉडकास्ट का हिस्सा बनाया। नहीं सर, शुक्रगुजार मैं हूं क्योंकि मेरा नया चैनल है और ईमानदारी से कहूं तो मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी और आप मेरी हेल्प के लिए आए हैं। देखिए जी, पहली तो बात यह मैं तमाम देखने वालों को बता दूं कि आप एक आला दर्जे के राइटर हैं, और बावजूद मेरी उस वक्त कोई किताब नहीं आई थी और मैं अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता था, लेकिन आपकी किताब का फ्लैप बानो कुर्सी आपा ने लिखा, तो ये जी। एजाज़ आपके पास है कि इतनी बड़ी मुसन्निफ़ा ने, और जिस तरह से वो मोहब्बत आपसे करती थी, तो मुझे वो ऐसा लग रहा है जिस तरह हम दास्तान सराय में बैठते थे तो शायद आज कहीं, क्योंकि उसी घर से ताल्लुक़ है दोनों का। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बाकायदा हम अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। इफ़ी भाई, आप माशाल्लाह, मैंने सुना है कि पिछले साल कोई 19 ममालिक घूम के आए हैं, तो इतना पैसा कहाँ से आया? यार, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है जो आपने किया है। दरअसल मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ तो मैं पाकिस्तान से जाते हुए सिर्फ टिकट ख़रीदता हूँ अपना। ठीक है। उसके बाद मैं एक तो फेसबुक पे लिख देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, तो बहुत सारे मेरे फैंस जो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह वो रब्ता कर लेते हैं। फिर जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे जाने से पहले तो तकरीबन सारा प्रोग्राम बुक हो चुका होता है कि जी फ़लाँ दिन फ़लाँ पेरिस में, जर्मनी में और नीदरलैंड में, सारा मतलब वो सारा हो जाता है कि बर्लिन में किस दिन है और लिस्बन में किस दिन है। तो वहाँ जाकर भी मैं एक काम ये करता हूँ आसानी के लिए कि अपना नंबर एक लेके वहाँ से ख़रीद के और वो डाल देता हूँ फेसबुक पे। ठीक है। फिर मेरे फैंस आ जाते हैं, वो ले जाते हैं, वही छोड़ जाते हैं, वही ठहरा देते हैं। तो मैं जितना भी घूमता हूँ इसमें सिर्फ मेरा जो खर्चा आता है वो टिकट का होता है। ठीक है। नहीं तो 19 ममालिक अगर मैं अपने पैसों से घूमता तो 94 करोड़ रुपये लग जाना सी। अच्छा, ये तो हो गए पिछले साल 19 ममालिक घूमे। अब तक टोटल आप कितने ममालिक घूम चुके हैं? 20। टोटल 20 है। और आप कुछ अमेरिका भी, मेरा ख्याल है, आगे जाने का आपका इरादा है। जी जी, मैं इंशाल्लाह ताला इस साल अमेरिका भी जाऊंगा, और अभी तो यूरोप के कोई 14 ममालिक हुए हैं। तो अभी तो मेरे पास कम अज़ कम 16-17 मुल्क और हैं जो अभी मैंने घूमने हैं, और फिर कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ आपके पास शेंगन अगर वीज़ा हो ना तो वो आपको ऑन अराइवल, या जब आप ईमेल पे अप्लाई करते हैं तो आपको वो भी वीज़ा देते हैं। वो भी 10-12 मुल्क वो भी है। मैंने एक वीडियो में देखा, आप बेल्जियम की कोई यादगार थी, उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, मतलब वो एक वीडियो, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। हाँ, वो बड़ी सर्दी थी और बड़ा मज़ा आया था जी। वो ऐसा है कि वाटरलू की जंग हुई थी वहाँ, अच्छा। नेपोलियन की जो जंग थी, जो नेपोलियन फिर हारा भी था, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट। जी। तो मैंने बहुत पहले उसके बारे में पढ़ा था, बल्कि मैंने पहली मरतबा नेपोलियन का जो नाम है वो सुना था जब रेडियो हमारे बचपन में चलता था, तो मिस्टर जेदी का एक प्रोग्राम आया करता था। ठीक, अतर अली शाह साहब। अतर अतर शाह खान जेदी। अतर शाह खान साहब। तो वो होनोलुलु और रंगून और इस उसके अंदर वो नाम उन्होंने लिया, नेपोलियन बोनापार्ट। तो मुझे ठीक। पता नहीं था वो कौन है। ठीक है। तो मैं बड़ा होता गया, वो नाम कहीं जहन में था, हम्म। तो मैंने फिर उसके बारे में पढ़ा भी। तो जब मुझे बेल्जियम जाने का मौका मिला तो फिर ब्रसर से मेरा ख्याल है कुछ ये 40-50 मिनट का ही ड्राइव है। ये ठीक। वाटरलू का इलाका है, और बड़ी खौफनाक जंग हुई थी। सही। तो वो नेपोलियन हार गया था, सही। और फिर मैं वहाँ गया। अब जिस जगह पे वो जंग हुई थी वहाँ उन्होंने एक यादगार बना दी, उसको कहते हैं लाइन माउंट। ठीक है। माउंट मतलब आपको पता ही है, सुनने वालों को बताते हैं छोटी पहाड़ी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। जी जी।
तो वहाँ जब मैं गया तो सर्दी पड़ी थी, तो मेरे जो मेज़बान थे उन्होंने तो हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा भाजी असी तो नहीं चढ़नी है पौड़ियाँ। ठीक है। खैर वो मैं बूढ़ा आदमी चढ़ गया फिर, तो मैं जाते हुए तो नहीं गिन सका, फिर मैंने वापसी में सीढ़ियाँ गिनी, अच्छा, वो 227 सीढ़ियाँ हैं। तो एक बार मेरा ख्याल आप बीच में सांस भी लिया था आपने। नहीं, कई बार लिया अच्छा, सर। कई बार लिया। कई बार अच्छा, लिया। लेकिन इसमें मुझे कहने में कोई झिझक नहीं, माशाल्लाह आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है, मतलब जितनी आप वॉक करते हैं और जितनी रफ्तार से करते हैं, माशाल्लाह आपका स्टेमिना बहुत अच्छा है। जी आपने बड़ी अच्छी बात की, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा जब अभी आपने हमारी एक छोटी सी ज़ियाफ़त की और उसमें चाय जब आपने रखी, तो आपने वो कहा ना चीनी लेंगे, तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, तो मैंने शुगर नहीं की। जी, तो मैं इसका बड़ा इंजॉय करता हूँ इस जुमले को, जब कोई पूछता है ना कि चीनी लेंगे, वो कहता हाँ यार शुगर नहीं की। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ना ब्लड प्रेशर है, ना शुगर है, ना कोई हार्ट का इशू है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सेहतमंद ही मरूँ। अच्छा, इफ़ी भाई, मुझे याद पड़ता है जब कोरोना के दिन चल रहे थे, तो मेरा ख्याल आप उन चंद में से वाहिद शख्स थे जिन्होंने उम्मीद की बात की, हौसले की बात की, और जब खौफ का आलम था तो आप बाहर निकले और वीडियो बनाते रहे। तो उस बारे में बताइए कि वो ख्याल आपको कैसे आया? शकील भाई वो हुआ ये था कि जब पेंडेमिक आया है, तो हम घरों में कैद हो गए थे, और ये वो वक्त था कि सब डरे हुए थे और सबको पता था कि अब मरे कि अब मरे। हम्म। और घर से एक शख्स बाहर जाता था और वो शॉपिंग करके ले आता था ग्रॉसरी, और फिर वो धूप में पड़ी रहती थी 4 दिन, वो वाला सीन था। तो हम दोस्त उन दिनों फ़ोन के ऊपर गुफ्तगू करते थे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल। तो जो वो जी साढ़े मोहल्ले चेने मर गए, फला चेने, वीडियोस भी ऐसी आ रही थी, सोशल मीडिया ही भरा हुआ था, टीवी पे भी बता रहे थे ऐसे एहतियात करें, ऐसे साबुन से हाथ धोएं, कपड़े बदलें। अब हम रहे हैं बाबा जी इशफाक साहब के साथ, बानो कुसी आपा की के पैरों में, उनकी महफिलों में बैठे हुए हैं। फिर हमारा दीन हमें उम्मीद दिलाता है, और वो कहता है कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। तो जब वो गुफ्तगू होती थी तो ऐसा लगता था हमें 5 मिनट बाद कोरोना हो जाएगा और मर जाएंगे हम। मैंने कहा यार क्या करें, ये तो सारे कोरोना की बात कर रहे हैं, सब मास्क लगा के फिर रहे हैं। तो मैंने ये तय किया, क्योंकि हर वॉक तो मैं करती हूँ, लेकिन रमज़ान में 2 वॉकें करता हूँ, मतलब एक मैं करता हूँ इफ्तारी से पहले और एक सहरी से पहले। ठीक है। तो इफ्तारी से पहले जब मैं वॉक करने गया, तो मैंने सोचा कि यार मैं आज एक वीडियो बनाता हूँ, हम्म। और कोई ऐसा वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैंने मास्क भी ना लगाया हो और इनको पार्कों में चलता हुआ मैं नज़र आऊँ। अब चूंकि सारे पार्क बंद थे, तो मून मार्केट पार्क, उसके दरवाज़ा ही नहीं है, हाँ, वो वो जो खुला हुआ था, मार्केट के अंदर है। वो खुला हुआ था। ठीक है। तो मैंने मोबाइल सीधा किया और मैंने बानो कुसी आपा की एक कोटेशन उसमें सुनाई कि बानो आपा फरमाती हैं कि जब कोई ताल्लुक़ के अंदर तुमसे सफाई मांग ले, तो फिर बेटा सफाई नहीं देना, वो मानेगा नहीं, ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, वाह, ये एक हद है। क्या बात। तो मैंने उसको थोड़ा सा एलैबरेट किया और मैंने वीडियो बना के डाला असर के वक्त, और मैं इफ्तारी कर ली। इशा के बाद मुझे हमारा एक दोस्त है, उनकी कॉल है, उन्होंने कहा इफ्तार भाई की पाया जे। मैं कहा क्यों? कहता यार वो 16,000 लोगों ने देख ली है। मेरे 37,000 उस वक्त फॉलोअर्स थे पेज पे, पेज के ऊपर, फेसबुक 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 का जो पेज है। पेज पे, ठीक है। वो भी शोबिस की वजह से थे। ठीक है। अब मैं बड़ा में जाके देखा, मैं कहा अगले दिन मैंने फिर वीडियो बनाया, उसमें कोई बात करते करते उसी दौरान मैंने मौलाना तारिक जमील साहब पर एक वीडियो बनाया। हम्म। मुझे अच्छी तरह याद है कि 29 रोज़ों के अंदर मेरा पेज 37,000 से 80,000 फॉलोवर्स हो गए, और ये वाला वीडियो 1 मिलियन क्रॉस कर गया। जो पहला था। नहीं, जिसके ऊपर मैंने मौलाना तारिक जमील साहब ठीक, की बात की ठीक थी, हो गया। उन्होंने एक माफ़ी मांगी थी, सबको पता है। जब ईद आई तो मैंने कहा जी कि ईद का दिन है और उसके बाद अब अगले साल मुलाकात होगी। फिर लोगों ने लिखना शुरू किया, नहीं 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 आप बनाएं, आप बनाएं, आप बनाएं। मैंने कहा अच्छा चलो यार बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने फिर किस्से कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। मतलब मैंने अपने तरफ से कोशिश ये की कि यार लोग डिप्रेशन में ना रहें और एंजाइटी का शिकार ना हो। तो मैंने ना कोरोना की बात की, ना मैंने मास्क लगाया, और कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसा मौजू नहीं इख्तियार किया कि आप सुने हो तो आप परेशान हो जाए। मतलब मैं कह रहा हूँ जी कि दोस्तों फला हुआ तो मेरा जो क्या कहते हैं
बड़ा महंगा एक सूट फट गया, मैं चला गया रफूगर के पास, रफूगर ने उसको रफू कर दिया, लेकिन देख में ये रहा था उसने मेरे ही कपड़े में से धागे लिए और उसी को सी दिया। सही। अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि करीब जाके जितना अंदर घुस के देखो तो वो नज़र आता था, अदरवाइज़ ऐसा लगता था कि ये कपड़ा फटा नहीं है यहाँ से। तो मैंने उसके मैडम में कहा कि अल्लाह ताला मुझे भी उस रफूगर की तरह रफूगर बना दे, और मैंने अपने बेटे से कहा बेटा रफूगर बनना है, लोगों की ज़िंदगियों की ही चीज़ें उनको बता के, इस तरह इशफाक साहब करते थे, उनका दामन जो इखलाक का या उम्मीद का चाक हो गया उसको रफू कर देना है। इस तरह की बातें मैंने और इस तरह के किस्से सुनाने शुरू कर दिए मैंने, सही। लोगों को बड़े पसंद आए। वो आप जैसे किसी ज़हीन ने कहा यार तो यूट्यूब पे क्यों नहीं पाता। अब मेरा यूट्यूब चैनल 2012 का है शायद, उसके ऊपर बनी 150 के 200 सब्सक्राइबर थे, हमने उस पर डालने शुरू कर दिए, उस पर लोग आ गए। जब लोग आए तो किसी ने कहा तो हमने नहीं लाता, मैं कहूँ क्यों होता है, उसने बताया ऐसे ऐसे, हमने थंबनेल डालने शुरू कर दिए। वो किसी ने कहा टैगिंग कर दे, हमने टैगिंग कर दी। अब यूट्यूब के ऊपर मैं परीज़ात कर रहा था, तो परीज़ात की रिकॉर्डिंग के दौरान मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया अहमद अली अकबर के साथ, ठीक है। जिसमें उसकी दाढ़ी है। अब दाढ़ी वाला वीडियो मैंने कर तो लिया, अब मैं डाल इसलिए नहीं सकता कि जब तक उसका दाढ़ी वाला करैक्टर एक्सपोज नहीं हो जाएगा, जब वो अमीर हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो मैंने तब तक रोक के रखा, और मेरे 15,000 सब्सक्राइबर हो गए थे उसके ऊपर, मोनेटाइज हो गया था मेरा चैनल। मैंने उठा के वो वीडियो डाल दिया जब वो एक्सपोज होगी दाढ़ी उसकी। अब उन दिनों मेरा करेक्टर कमाली भी हिट है, परीज़ात वैसे सुपर हिट जा रहा है, अहमद अली अकबर की गुड्डी चढ़ी हुई है। अब वो हमने वो वीडियो डाल दी, एक दिन याद है तो मैंने वो वीडियो डाला, मेरे सामने करते करते वो जंप लगा 80,000, 1.25 लाख 2 लाख पे चला गया चैनल एक वीडियो से। मेरे पास एक और वीडियो था सेट का, उसमें भी अली अकबर था, हम कराची से वापस आ रहे थे और कुछ सेट की चीज़ मैंने वो डाला, वो पता लगा वो 3 लाख में चला गया चैनल सब्सक्राइबर। सही। उसके बाद मैंने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। अब ये वो वक्त था कि जब नागन, क्योंकि मेरा मेन सोर्स जो कमाने का है वो है लिखना, ठीक है। तो नागन लिखे हुए 3 साल गुजर गए थे, ये चल रहा था, चौथा साल चल रहा था, हम जमा पूंजी अपनी बेच चुके थे, 1-2 प्लाट थे वो भी सेल कर दिए, क्योंकि मांग नहीं सकता, एक आर्टिस्ट आदमी है। तो एक दिन मैंने जब देखा उसकी इनसाइड में, तो मुझे मैसेज आया कि भाई ताड़े तो पैसे ने साढ़े को। मैंने फिर किसी से पूछा भाई पैसे कैसे निकाले, उसने कहा ऐसे ऐसे अपना अकाउंट लगाए हैं। मैंने वो लगाया तो पहली बार अच्छे खासे डॉलर आ गए मेरे पास। तो क्या वो जो डॉलर हैं वो नागन की जो आपको पेमेंट मिली उससे ज़्यादा थे? नहीं, उससे तो बहुत कम थे। अच्छा। लेकिन मंथली आने शुरू हो गए ना। अब ये ठीक देखें है। ना, एक रेगुलर इनकम आर्टिस्ट को या राइटर को आ जाए और बगैर मांगे। बगैर मांगे, और अपनी मर्जी का कंटेंट। ठीक है। मैंने कहा यार अच्छा, चूँकि शोबिज़ मुझे काम नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं सब स्टैंडर्ड एक्टर हूँ, सब स्टैंडर्ड राइटर हूँ, तो मैं पीछे हटता जा रहा था। चौथा साल था जब मुझे पैसे आए, मैंने कहा इफ्तिखार इफ़ी इज़्ज़त के साथ शोबिज़ को छोड़ दे, परया मेला, अस्सलाम वालेकुम, और वीडियो बना। मैंने फिर पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कभी मैं आपको जामन के बाग में ले गया, कभी मैं आपको हड़प्पे ले गया, कभी मोजोदाड़ो। तो वो वहाँ से अर्निंग शुरू हो गई मेरी। तो मुझे शोबिज़ छोड़ने में बड़ी आसानी रही। नहीं, अब सवाल ये बनता है कि मतलब एज ए राइटर आपने जो आखिरी सीरियल लिखा वो नागन था, सुपर डुपर हिट था। अच्छा, अब यहाँ से अगला सवाल, मैं दोनों का जवाब इकट्ठा लूँगा। आखिरी जो आपका चला है वो है राजा पलस्तर, बब्बर शाह के मुकाबले में, वो भी ड्रामा, क्योंकि नया चैनल था, उस हिसाब से सुपर डुपर हिट है। अच्छा, जहाँ बब्बर शाह की बात होती है वहाँ राजा पलस्तर की भी बात होती है। तो एज ए एक्टर आपने सुपर डुपर सीरियल दिया, एज ए राइटर आपने नागन सुपर डुपर सीरियल दिया, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मैं शोबिज़ छोड़ रहा हूँ, इसकी क्या वजह है? नहीं, मैंने छोड़ा नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, मैंने छोड़ा नहीं है, मुझे काम ही नहीं मिला। अब देखें, नागन लिखा, बहनें ऐसी भी होती हैं लिखा, किसे अपना कहें लिखा हम टीवी के लिए, उसके बाद जियो के लिए ये नागन चला। फिर मैंने एक आपका मंजली या इस तरह का ए+ के ऊपर वो भी चला था, करमजली चला। करमजली। हाँ। मंजली तो कमर साहब का कमर था, साहब का था। नदीम बेग साहब ने किया था। हाँ। आपका करमजली था, करमजली। और वो भी अच्छी खासी उसकी रेटिंग थी। हाँ। तो मतलब इतना अच्छा काम करने के बाद मतलब आपको काम क्यों नहीं मिला आगे एज ए राइटर? मेरा ख्याल है कि जब मैं लिख रहा था उस वक्त बहुत अच्छे राइटर मुझसे आ गए थे, जो उनको ज़्यादा अच्छे स्क्रिप्ट देते थे।
मैं यही समझता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं मांग नहीं सकता था सर, इतना साबित करने के बाद, इतना अच्छा काम लिखने और एक्टिंग करने के बाद। मुझे तो जेहन में भी नहीं था इसका राजा प्लस्तर का ना, कमाल ही हो गया। मैंने पाकिस्तान में वीडियो बनाया, मैं यूरोप बना रहा हूँ। ये तो मैं पेरिस में घूम रहा था तो मुझे वो मैसेज वो आया क्लिप टिकटॉक का, मैंने देखा तो वगैरह, ओए बंदूकें नीचे करो, बब्बर शाह है, पता था ना अपने घर आने वाले। वो जो पहला हाँ, इनका टाकरा होता है टाकरा दोनों। जो हुआ वो ना, जी वो ऐसा निकला है। मैं तो अच्छा, मेरा ये सोचता था कि कमाली से बड़ा कुछ हिट नहीं हो सकता। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि राजा प्लस्तर कमाली से ज़्यादा हिट था, लेकिन सर बहुत हिट हुआ है। और मैं अवैस को इस बात का जी क्रेडिट दूंगा कि उसने बहुत आला दर्जे का ड्रामा लिखा। जी। और अब मैं लोगों को आपके इस चैनल की वजह से ये भी बता दूं कि ये उससे रिकॉर्ड हुआ था जिन दिनों परिजाद हो रहा था, तो मैं तो भूल चुका था इसको रिकॉर्ड करवा के जीवन कि नगर की मैंने बात हो कोई रही है। जीवन नगर भी किया है। ठीक है। तो वो जब चला तो मैं कोई फिर हिट हो गया, तो मैं कहा चल जांदी मार दे, 2 हिट सीरियल एज एन एक्टर, 1 हिट सीरियल एज एन राइटर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, इससे पहले आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं जिक्र करूं। दो आपके और यादगार किरदार हैं। हाँ, एक है वो रांझा बाबा, बाबा रांझा, हाँ। बाबा रांझा, और दूसरा गुल्लू बादशाह। और गुल्लू बादशाह मतलब मेरे पसंदीदा किरदारों में से एक है। तो उनका आपने कभी जिक्र नहीं किया। आया उन किरदारों के साथ ये नाइंसाफी नहीं है कि नहीं नहीं गुल्लू बादशाह का आपने कभी जिक्र ही नहीं किया? नहीं, मैं करता हूँ। मैं, आपने शायद सुना नहीं होगा, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं हमेशा करता हूँ। मैं लोगों को हमेशा बताता हूँ कि बाबा रांझा वो करेक्टर है, उसमें एक सीन मैंने और काशिम निसार ने सुबह 9 बजे शुरू किया है, और मेरा ख्याल है कि शाम ही हो गई थी, सर्दियाँ थीं, जिसमें वो मांगता है ना और कहता दे अल्लाह के नाम पे सखिया थे। पसीने आ गए थे। और वो सीन करने के बाद मुझे लगा था कि यार अब तो बस इंडिया से कॉल आनी है, क्या लेवल का रोल कर दिया। वो पता ही नहीं चला, मतलब वो हुआ, हिट हुआ, लेकिन इतना हिट ही नहीं हुआ पहली बार। फिर गुल्लू बादशाह जब किया, गुल्लू बादशाह जो है वो सच्ची मुच्ची मुझे पहली बार पता चला, और मुझे बड़ी खुशी हुई जब इमरान अशरफ ने लिखा ये ड्रामा, वो गुल्लू बादशाह की तारीफ़ की उसने अपनी वॉल पे लिख के, मुझे बड़ी खुशी भी हुई। तो नो डाउट गुल्लू बादशाह की एक्टिंग क्या क्लास थी, और बाबा रांझा क्या क्लास था। कमाली को अल्लाह ने अता कर, दरअसल अल्लाह ताला ने अपनी ना दस्तरस बताई है। सही 12-13 सीन है सर मेरे, और सही। कई सीन तो इसलिए शूट नहीं हुए कि यार इफ्तिखार रफ़ी को कहाँ कराची बुलाएंगे या कहाँ इस्लामाबाद बुलाएंगे, तो उन्होंने कई सीनों में रखा ही नहीं मुझे। मैं था, उन्होंने कहा अभी रहते अभी रहते अभी रहते, इस तरह करके किया, क्योंकि किसी को नहीं पता था। हाँ ये है हाशिम नदीम साहब, जिस मेरे पहले दिन शूटिंग थी परिजात की इस्लामाबाद में, तो हमने अभी पहला सीन किया, तो फिर हाशिम साहब आए, वो हमसे मिले, मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ, बल्कि उस रात उन्होंने मेरा डिनर भी किया था हाशिम अच्छा। नदीम साहब ने। और मुझे कहना कि इफ्तिखार भाई आपका वो गुल्लू बादशाह देखा जब मैंने, तो मुझे लगा कि आज भी अभी भी मिले थे मुझे एयरपोर्ट पे 10 दिन पहले कराची, जी, वो आपने कोई पोस्ट हाँ लगाई लगाई थी। थी। तो मुझे कहते कि यार आप वो एक्टर हैं जो एक्सप्लोर ही नहीं हुआ हुआ, एक्सपोज ही नहीं हुआ हुआ। तो तब मुझे समझ आई कि ओहो इन्होंने इतने पैसे मुझे पर डे क्यों दे दिए हम टीवी वालों ने। मैंने तो भगाने की कोशिश की थी ना, सही। मैंने पैसे ज़्यादा बता दिए कि मुझे नहीं रखेंगे, उन्होंने कहा डन। तो मैं बल्कि आपकी पॉडकास्ट के ज़रिए हाशिम नदीम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे उस रोल में रखवाया कि इसको कास्ट करो और ये करेगा, और वही पर उम्मीद थे। मैं आपको कसम खा के बताता हूँ, ये मैंने पहले भी ये बात बताई है, हाशिम नदीम साहब कहते हैं इफ्तिखार भाई आप देखिएगा ये कितना हिट होगा, तो आप यकीन करें, क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ, मैं सोच रही सी यार किड्डा शरीफ आदमी है, ये है कि उन दिनों जो मैंने वीलॉग्स किए मरी में, या जिन दिनों में शूटिंग पे होता था कराची या इस्लामाबाद, तो मैं बाकायदा कहता दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ फला, और मैं आजकल एक ड्रामा कर रहा हूँ परिजात, उसका एक छोटा सा रोल कर रहा हूँ। मालिक ने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो तेरी सारी उम्र का हासिल है और तेरी पहचान रहेगी, और जब तू कब्र में जाएगा तो वो लोग जानते होंगे कमाली मर गया आज। उसके बाद जब रांझा है, ये जो आया है राजा पलस्तर, राजा प्लस्तर। इसने फिर हिलाया है। और ये मैं ये समझता हूँ कि 18-20 हैं ये दोनों, 19-20 नहीं 18-20 हैं ये। सही। तो मेरा ख्याल है ये इट इज़
ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि मेरे जैसे एक गैर मारूफ आदमी को, या जो बेचारा जवानी में हिट होना चाहता था वो बुढ़ापे में हिट हो गया। नहीं, आप माशाल्लाह अब भी जवान हैं, मतलब आप क्यों अपने खुद को बूढ़ा समझते हैं? यार 56 साल का हो गया उनकी, मतलब। नहीं तो मर्द कभी बूढ़ा ही नहीं होता, मतलब आप हाँ, माशाल्लाह जवान है, मतलब। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इफ़ी भाई, 2-3 दिन पहले मैंने कोई आपकी एक वीडियो देखी, आप माशाल्लाह कॉलेज में गए हैं और जो आपका इस्तकबाल हुआ है, तो वो थोड़ी सी जेलसी भी हुई कि यार हमारा भाई, मतलब वो जेलसी अच्छी वाली है। तो वो माशाल्लाह रश्क रश्क हुआ। रश्क हुआ, ठीक है। तो माशाल्लाह जो स्टूडेंट है उन्होंने मतलब आपके ऊपर मोहब्बतें निछावर की हैं, तो वो ज़रा उस बारे में बताइएगा। देखिए जी, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहले भी गया था और उन्होंने बुलाया मुझे और मैंने वहाँ स्पीच की। ये वाला जो मोहब्बत है ये मुझे पहली दफ़ा नहीं मिली। मुझे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे सही। इसी तरह मोहब्बत करते हैं। अब वो कुछ लोग वीलागर को पसंद करते हैं, कुछ कमाली से मोहब्बत करते हैं, कुछ उस शायर से मोहब्बत करते हैं जो कहता है मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएँ छोड़ देता हूँ, और कुछ जो है वो उस वीलागर को पसंद करते हैं जो बड़ी मज़े मज़े की कहानियाँ सुनाता है पार्कों से। सही। मिक्स मिक्स है सारा। ये मोहब्बत मुझे हमेशा हर यूनिवर्सिटी से मिलती है। बात दरअसल ये है कि मैंने जितने व्लॉग्स किए उनमें कभी भी या किसी भी इंटरव्यू के दौरान मैंने कभी कोई ऐसी दानिस्ता कोशिश नहीं की कि जिसमें मैं कोई ऐसी बात करूं जो सुनने वालों के दिल को गरां गुजरे, एंजाइटी का बाइस हो या वो बुरा मना जाए। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में जो बनाता हूं उसमें मैं कभी लिसानियत की बात नहीं करता, कोई मजहबी हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करता, करंट अफेयर की बात, सियासी कोई जिक्र नहीं करता। मेरा मतवा नज़र है या तो मैं आपको दुनिया घुमाऊँ सही। या मैं आपको कोई एक ऐसी कहानी सुनाऊँ जिसको सुनने के बाद आप खुद से अपनी ज़िंदगी की चीज़ें ठीक कर लें। मिसाल के तौर पे अगर मैंने आपको ये कहना कि यार तू वॉक शुरू कर दे, तो मैं ये नहीं कहूँगा। मैं आपको सेहतमंद ज़िंदगी के फ़ायदे बताने शुरू कर दूँगा। या मैंने अगर ये कहना ना स्मोकिंग छोड़ दे, तो मैंने ये कहना ही नहीं है। मैंने ये बाबा जी से सीखा है। मैंने आपको जो लोग स्मोकिंग नहीं करते और जो सेहत है इसके बारे में बड़े बड़े मज़े के किस्से सुनाने शुरू कर देने। आपका खुद ध्यान चला जाएगा कि ओह अच्छा यार, मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। अच्छा बाबा जी, इशफाक साहब का जिक्र चल पड़ा, तो आपकी पहली मुलाकात उनसे कब हुई? मैंने अपनी किताब में लिखा है जी, ये चिक्कड़ छोले की बात कर रहे हाँ हैं, जी, उसमें लिखा है। हाँ जी, मैंने लिखा है वो। बाबा जी से मेरी मुलाकात हुई 94 था मेरा ख्याल, और मैं नया नया स्ट्रगलर था। और बाबा जी इशफाक साहब पीटीवी के अंदर लड़कियों के जुलूम में थे। और जाविया। नहीं, जाविया जाविया किसे तो अभी कहते शुरू हैं? नहीं हुआ अच्छा, था। शुरू भी नहीं हुआ था। तो ये किसी प्रोग्राम में आए हुए थे और ठीक है। वो यूनिवर्सिटी की क्रिटिक्स लड़कियां थी जो इनकी किताबें लाई हुई थी और ये उस पर ऑटोग्राफ दे रहे थे। तो मुझे मिले हैं, तो जब फारिग हो गए सबसे तो मैंने कहा जी मैंने आपसे एक बात करनी है। कहते हाँ काका पूछ। मैंने कहा जी फुम्मन आपका ज़ाती तजर्बा है या मुशाहिदा? जो उनका करेक्टर था फुम्मन। फुम्मन कहानी। जी ठीक है। तो ये कहते बैठ जा। खुद सोफे बैठ गए। मैं अभी भी जब पीटीवी जाता हूँ तो वहाँ बैठता हूँ। कहते तेरा नाम की है? मैंने कहा जी इफ्तिखार इफ़ी। क्या करता है तू? मैं कहा जी मैं स्ट्रगलर एक्टर हूँ। कहते काका हर बच्चा बेवकूफ़ा, हर बच्चा या तो फुम्मन होता है या उसे फुम्मन बनाने की कोशिश की जाती है। ये कह के ना स्टूडियो में चले गए। अब मैं क्यों गया था ये भी बताता हूँ, मैंने इतना कड़ा और सख्त सवाल क्यों किया था। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर आबिद, बड़े पुराने दोस्त हैं वो जो एक्टर हैं डॉक्टर एक्टर, ठीक है। जो बहुत पुराने मरासी में मेरे अच्छा। 30 साल के। तो अभी हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो गुजरांवाले से नए नए लाहौर शिफ्ट हुए, तो वो मुझे ना इशफाक साहब की कोई ना कोई कहानी सुनाने की कोशिश करते थे। हम्म। मुझे इशफाक साहब से थोड़ा सा मतलब मेरा ख्याल था कि इशफाक साहब अच्छी बातें नहीं करते, सही। और वो वजह ये थी कि नईम बुखारी का प्रोग्राम था जिसमें बानो आपा भी थी। नहीं अच्छा। उसमें उन्होंने पूछा कि इशफाक साहब कोई रिग्रेट कोई? उन्होंने कहा नहीं वो वैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जब मरूंगा तो अल्लाह से ये पूछूंगा कि तूने मुझसे बगैर पूछे मुझे पैदा कर दिया, मुझसे बगैर पूछे मेरा नाम रख दिया, और जब मेरा जीने को दिल चाहेगा तो मुझसे पूछे बगैर मुझे बुला लेगा।
उससे पूछूंगा तूने ऐसा क्यों किया। सही। अब ये बाबों की रम्ज वाली बात थी जो मैं उस वक्त नहीं समझ सका, मैं छोटा सा था, स्कूल कॉलेज गोइंग, वो कहीं फंसी हुई थी। और मैं सोचता था यार ये बंदा जब मुझे मिलेगा ना, मैं इसका सोच का जाविया दुरुस्त करूंगा। अच्छा। ओ बाबे ने हो जा रंगिया और सानू ही रंग के निकल गया। सही। अच्छा, बाबा जी, इशफाक साहब का जिक्र हो और बानो आपा का जिक्र ना हो, तो बानो आपा के बारे में कुछ बताइए। पहली दफ़ा आप उनसे कब मिले? बानो बस से तो दासन सराय में मुलाकात रहती थी, और इशफाक साहब के क्योंकि दौर में 9 साल मैं फिर उनके साथ रहा और दुम छल्ले ही बन गया था मैं। अच्छा। तो उस वक्त बानो आपा निशिस में आके तबातर के साथ नहीं बैठती थी। ठीक है। तो उस वक्त इतना इंटरेक्शन नहीं था। जो बाकायदा बानो आपा से पहला इंटरेक्शन है जिसके अंदर बड़ी गुफ्तगू का भी मौका मिला, क्योंकि आप आती थी बैठी कुछ देर, अब आपस से तो बात नहीं हो सकती क्योंकि नशिस्त हो रही है, इशफाक साहब से सवाल किए जा रहे हैं। उनकी मौजूदगी में इशफाक साहब की आपा से लोग बहुत कम सवाल करते थे, और मेरा भी फोकस कभी आपा पे नहीं गया जब तक बाबा जी थे, मैं आपको सीधी बात बताऊँ, ठीक है। क्योंकि महबूब सामने हो तो फिर कुछ नज़र ही नहीं आता। जो बाकायदा इंटरेक्शन हुआ बानो आपा के साथ वो हुआ, मैंने एक दिन अखबार में ख़बर पढ़ी कि अशफाक अहमद का ऑपरेशन हुआ है सही। हमी लतीफ़ हॉस्पिटल में। ठीक है। अब मैं तो तड़प गया, मैं गया और मेरे पास मुझे अच्छी तरह 20-25 रुपए थे। तो मैंने हमी लतीफ़ के बाहर, वो पहले गोल चक्कर होता था वहाँ, जी जी, अब हाँ। तो नहीं है, तो मैंने वहाँ से ना एक बुके वाले से रिक्वेस्ट की कि यार मुझे बुके दे दे। वो 60 का या 50 का था जो मैं लेना चाह रहा था, बड़ा वाला। उसने कहा नहीं वाला। खैर मैंने उसको कहा यार बड़े एक अहम बंदे को मैंने देना है, लेकिन मेरे पास पैसे ही हैं, मैं तुझे दे दूंगा पैसे, सही। तेरी मेहरबानी, मुझे बुके दे दे। पता नहीं अल्लाह के बंदे के जहन में क्या है, उसने मुझे बुके दे दिया 35 रुपये में या 25 रुपये में, जो मुझे नहीं याद, तो किताब में मैंने लिखा हुआ है। मैं वो लेके गया, ढूंढता 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 इशफाक साहब का कमरा मिल गया। हमने जाती धड़ 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 दरवाज़ा खड़काया, बानो आपा ने दरवाज़ा खोला। अच्छा। अच्छा, उन दिनों मैं पढ़ा रहा था ड्रामा, ड्रामा पढ़ाता था मैं नॉर्वे गवर्नमेंट इप्सन ड्रामा अकेडमी और पीएनसी की तरफ से शाकिर अली म्यूज़ियम में। ठीक है। तो आपा को पता था, हमने भी कार्ड भी ऊपर रखा हुआ था ना सरकारी पीएनसीए का। तो मैंने फूल दिए, तो मैं कहा अब आपा ना दरवाजे में ऐसे खड़ी हुई कि अंदर ना आ जाए, मतलब केयर के। अच्छा, मुझे अंदर की सिचुएशन का नहीं पता, ठीक है। मैं तो एक दीवाना हूँ, मैंने बाबे को देखना है, मुझे देखने दो। तो वो दरवाजे में खड़ी हो गई। इशफाक साहब का बेड नज़र आ रहा है, दरमियान में से कुछ नज़र नहीं आ रहा, और करीब प्रोफेसर सो रहे हैं वो। मैंने ऐसे, मैं कहा खैरियत से तो है ना? उन्होंने कहा हाँ खैरियत से हैं। तो काका तू फिर आ जाई। पीछे से आवाज़ आई, आंधे बाणो इन्हें नहीं जाना। और आपा ऐसे आगे से हटी हैं, एक ताबेदार बीवी और एक एक क्या कह रहे हैं, दासी, बिल्कुल पीछे होकर दरवाज़ा खोल दिया उन्होंने पूरा। बुके उन्हीं के हाथ में था। मैं आगे आया हूँ, आके मैंने इशफाक साहब के पैर पकड़े हैं, मतलब वो पैंतियों खड़े हो। मैं कहा बाबा जी की है? और ये कुछ नहीं यार, इन्हें क्या तेरे अंदर गांधे का कढ़ा दे। मैं कहा कट दो। मैं कहा नहीं बाबा जी आप गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ यार, उठा मुझे, मैं ठीक हूँ। अब पेट पे इतनी बड़ी पट्टी और यहाँ खून था। अब हमने भी, आज अफसोस होता है, मैंने तेज तेज बेड, वो ऑटोमेटिक बेड उस पर शायद आए ही नहीं थे मेरे ख्याल। तो वो मैंने ऐसे करके उसको ऊपर किया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उठ के बैठ गए। आपा ने पीछे तकिया लगा दिया, करे ले मैं ठीक हो गया। मैंने कहा नहीं आपकी आंखें आज ना आपकी लफ्ज़ों का साथ नहीं दे रही। और एक गाली दिया करते थे बड़ी प्यार वाली, कहते कुछ नहीं हुआ मुझे, चल बानो कुछ खिला मुझे। अब मैं उनके पेट पे पट्टी बंधी हुई देख रहा हूँ, सुर्ख हुई हुई है। तो वो बानो आपा ने कलिया, वो तो जिसको हम उर्फ़े आम में वो शोरबा सा कहते हैं, वो पिलाना शुरू कर दिया। ले मैं ठीक हूँ, और इसको भी तो कुछ दे। आपा ने मुझे मशरूब दिया, मैंने थोड़ा सा पिया, मैं बैठ गया। अब मैं बैठा हुआ हूँ, जा नहीं रहा। दरवाज़ा खड़का, कुछ लोग आए, मैंने सर झुका लिया। अब मैं सर झुका के सिर्फ इशफाक साहब के पैर दबा रहा हूँ और नज़रें नीची हैं, और क्योंकि झुकी हुई है तो बच्चों के पैर, औरतों के पैर, मर्दों के पैर आ रहे हैं, गुजर रहे हैं, आ रहे हैं, गुजर रहे हैं, मैं वहीं बैठा हूँ। मेरा ख्याल है मुझे नहीं पता लगा कितने घंटे गुजर गए, मैं वहाँ से नहीं हिला।
और इशफाक साहब की मुसलसल आवाज़ मुझे भी मुखातिब करते हैं, मैं भी जवाब दे देता हूँ, फिर जो आते हैं उनको भी करते हैं। और एकदम पता नहीं क्या मेरे जहन में है कि यार पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैंने सर नहीं उठाया, मुझे नहीं पता। मैंने आपा और इशफाक साहब के अलावा उस कमरे में जितने मर्द औरतें बच्चे आए, मैंने किसी की शक्ल नहीं देखी, मैं ये बैठा हुआ था सर झुका के। तो मैंने कहा, मैंने सर उठाया, मैं कहा मैं खान साहब कहता था, बाबा जी नहीं कहता था। मैं कहा खान साहब मैं चलूँ? हाँ हाँ काका तू जा। मतलब उन्होंने एक तामुल नहीं किया और फ़ौरन मैं ऐसे गया हूँ और वहाँ से गेट के पास मुड़ा हूँ। मैं कहा बाबा जी मैं फिर किदों आवा? वो कहते यार वो अगे तंग ने, कहते बाबा भर्ती करके असी फस गए हैं, इन्ने मेरे नाले आंदे ने, तुझे खुद ही पता चल जाएगा, फिर आ जाना। मैं कहा अच्छा। मैं वहाँ से निकला। ये वो मुलाकात है इसमें जब उठ के बैठे, उस वक्त आपा थी, मैं था और इशफाक साहब थे। तो कहती बानो ये बड़ा तेज़ है, ये बेवकूफ़ा, सारी बातें हमारी इसको समझ आती हैं। हमारे बात हमारी बातें किया करेगा, वही कर रहे हैं सर, कुछ दिसता ही नहीं उस जुमले तो बात। उनका तज़किरा, उनका जिक्र, उनकी बातें आप आप बड़े इस अच्छे अंदाज में कर रहे हैं। आप इस जुमले में देखें कि गरीब आदमी था, स्ट्रगल कर रहा था। 4 या 5 महीने में नहीं गया ना, मैंने फ़ोन किया। बच्चे पालना, ये गुर्बत बड़ी डाढ़ी होती है यार, ध्यान बढ़ा देती है। 7 तारीख को मेरी बैंक से तनख्वाह आ गई थी और बीवी ने सुबह ही मुझे कहा कि तनख्वाह ले आए। तो मैं नाश्ता करने अम्मी के कमरे में बैठा तो जियो के ऊपर पट्टी चली, 10 बजे के करीब के इशफाक अहमद कूच कर गए। मैं दाड़े मार के रो पड़ा। मैंने कहा मैंने जाना है। तो मेरी बीवी ने कहा कि वो शेख साहब पैसे मांगने, दूध वाले के पैसे देने, पहले तनख्वाह ले आए। मैंने कहा यार मैं तनख्वाह लेने जाऊँगा, वहाँ लाइन लगी, क्योंकि लाइन में लग के मिलनी थी। तो मैंने कहा नहीं बेगम वो तो मैं गुस्ल में शामिल नहीं हो सकूँगा। मैं क्या क्या निकल गया, बेचारी चुप कर गई। जब मैं आगे गया तो शेख साहब की आवाज़ आई, एफी साहब। मैंने मोटरसाइकिल रोकी, मेरे पास यामा हुआ करती थी। कहते वो पैसे तो दे दो यार। वो 2,500 या 2,000 उधार था जो महीने का हमारा होता है कल्चरली। मुझे बड़ा बुरा लगा कि मुझे रोक लिया उन्होंने। तो मैंने उनको रोते हुए कहा, मैंने कहा जी शेख साहब वो इशफाक अहमद फौत हो गए। वो कौन है? मैंने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, मैं थोड़ा सा आगे गया, दूध वाला मिल गया। तो मैं जी पैसे दे दो पाजी, आज 7 तारीख हो गई है। खैर मैं दास्तान सराय जाने के बजाय मैं चला गया ऑफिस और मैं बैंक की लाइन में लग गया। वो हमारे एक मैनेजर थे, बड़ी मोहब्बत करते भट्ट साहब, उन्होंने अंदर बुला लिया और उन्होंने, उस दिन ज़रा गर्मी भी थी, तो उन्होंने मुझे चेक लिया। और जब उन्होंने मुझे याद है मेरी 7-7.5 हज़ार तनख्वाह थी उस वक्त। तो जब वो हो गया तो मैंने कहा भट्ट साहब वो इशफाक साहब फौत हो। वो कौन है? अब मैं चाहता था कि कायनात रुक जाए, सब रोएं और मुझसे अफसोस करें यार इशफाक अहमद क्यों मर गया, और उसकी मगफरत की दुआ करें। तो कह रहा वो जेड़ा बाबा बह के गल्लां करता है। मैं कहा वो यार बड़ी चंगी गल्लां करता है। खैर मैं निकला, घर आया, आके शेख साहब को पैसे पूछ। मैं जब दास्तान सराय पहुंचा तो उस वक्त गुसल हो चुका था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब बड़े कमरे में दाखिल हुआ हूँ, जब गेट में दाखिल हुआ हूँ, तो मुझे इशफाक साहब के घर में, उसमें लॉन के अंदर सब लोग कुर्सियाँ बैठे हुए, GMPT भी बैठा है, वो एक हमारे प्रोड्यूसर्स बैठे हुए, रेडियो पाकिस्तान के लोग बैठे हुए, तारिक अजीज़ वो दे रहे थे इंटरव्यू, और बड़े बड़े लोग आए हुए थे, मुझे इस्लाम जद सब खड़े हुए थे। और मैं सीधा गया, मैंने कहा इशफाक साहब का है। तो किसी ने कहा ये कमरे बड़े वाले जहाँ नशिस्त होती थी। मैंने खोला है तो किसी ने मुझे धक्का दिया है कि आप बाहर जाएँ। मुझे नहीं पता वो कौन था, मैंने उसको ज़ोर से धक्का मारा, मुझे नहीं पता वो कहाँ जाके गिरा, क्योंकि वहाँ सारी औरतें थी, बीच में मैयत थी और बानो आपा सिराने बैठी थी, सिर्फ इशफाक साहब को देख रही थी, बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ, कोई आंसू नहीं, और बिल्कुल जब्त। मेरे पे नज़र पड़ी तो उन्होंने ऐसे किसी को रोका है कि आने दे। मैं थोड़ी देर देखा है, मैं रो रहा था क्योंकि बेतहाशा रो रहा था, और बानो आपा की तो देख के मैंने सुना, मैं कहा चले गए।
तो उन्होंने ऐसे सर हिलाया, बस मैं फिर बाहर आ गया। बाहर आया तो अब इशफाक साहब कहते थे कोई बंदा मरे तो कोई रोए तो सही, पता लगे कोई मरा है। तो उत्थे कोई नहीं सी रो रहा। वो मैं धाड़े मार के रो पड़ा। सारे कैमरे मेरे पे आ गए। मैं डॉक्टर आप ने जप्पी पाई है, तो मैं उसको कह रहा था मैं कि यार आबिद तेरा बाबा धोखा दे गया। अपना बाबा वापस ले ला। डॉक्टर आबद की बात कर। मैं क्या अपना बाबा उसने मतलब इंटरेस्ट उसने डेवलप किया था इशफाक साहब में मेरा। लेकिन वो मैंने एक दिन एक स्टेटस लगाया था कि लोहे का जंग और सूफी का रंग, ये एक दफ़ा चढ़ जाए तो नहीं उतरता। लोहे का जंग, सूफी का रंग, ये नहीं उतरता। ये बड़े 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 बाज़र्फ लोग थे दोनों। क्या बानो अपा भी सूफी थी? बानो आपा का देखिए, जब आप उनकी तहरीर पढ़ते हैं तो बानो आपा तो दो धारी तलवार हैं। वो वाक़यात को उसी तरह रिपोर्ट करती हैं और उसको लिखती हैं, और उसकी जो उनकी डेप्थ है उसके अंदर, और उनके यहाँ माफ़ी नहीं है। बाबा इशफाक अहमद के यहाँ कलम में भी माफ़ी थी। तो दोनों अपनी जगह बहुत आला दर्जे के राइटर थे, लेकिन दोनों का जॉनरा और था। अगर आप गौर करें ना, बानो आपा ने जनरल रानी की कहानी लिखी है सारी, ये जो कयूम और सीमी की कहानी जो लिखी है उन्होंने इसमें राजा गिद्ध में। तो बानो आपा की माफ़ी नहीं है। वो तो हालात और वाक़यात को बड़े लिटरेरी हवाले से और बड़ा ही खूबसूरत अंदाज में वो जो मतलब मैं तो कोशिश करता हूँ कि मेरी बीवी जितना पढ़ सकती है या मेरी भतीजियाँ भांजियाँ बानो कुर्सी आपा को पढ़े, क्योंकि इस माशरे की औरत और बिलखसूस औरत और मर्द के लिए बानो कुर्सी आपा ने बहुत कुछ लिखा, और इतना लिखा है कि शायद आने वाले 500 साल तक वो काफ़ी है। उस वक्त के हालात क्या हों आई डोंट नो, लेकिन चूँकि जिबिली तकाज़े यही रहने हैं, हमारी इथिक्स यही रहने हैं इंसान के, तो बानो आपा रहती दुनिया तक उसकी किताबें रहने वाली हैं। राजा गिद्ध 82 में आया था। हाँ जी, तकरीबन। और अब तक वो आज भी पढ़ें तो वो लगता है आज की कहानी है। हर बार वो अपने आप को और खोल देता है। मैं 8 दफ़ा पढ़ चुका हूँ, जब 9वीं दफ़ा पढ़ूंगा ना तो कुछ और समझ आना शुरू हो जाएगा उसमें से। बानो आपा औरत थी लेकिन वो मर्दाना राइटर थी, मतलब बड़ी बहादुरी से उन्होंने लिखा है वो किरदार। दरअसल जब मैं बानो कुर्सी आपा को पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि आपा ने बड़ा इंसाफ किया। जब वो लिखने बैठी ना तो उन्होंने यहाँ कोई रुकावट, कोई हर्डल नहीं रखी थी, कोई कदगन नहीं थी। सही। और ये उनका खासा था। सही। मैं नाम नहीं लेता, तनकीद मैं कर नहीं सकता, ना मेरी औकात है। बानो आपा के बाद मैंने कभी किसी को, डॉक्टर नसजात बानो आपा के बाद मैं किसी को पढ़ ही नहीं सका। मैं आपको सीधी बात बताऊँ, या शायद वो किसी ने कहा था ना कि मैंने नूरजहाँ से पूछा कि आप भी किसी को सुनती हैं? उन्होंने कहा था गुलाम हुसैन शगन को सुनती हूँ। गुलाम हुसैन शगन साहब, ठीक है। तो मेरा ख्याल है हमने जिन लोगों को पढ़ लिया है ना, हमें शायद कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं जचेगा, मेरा ये ख्याल है। आपकी मशहूर ज़माना वो नज़्म जो वो भी कोरोना के दिनों में लिखी थी? नहीं, वायरल कोरोना के दिनों में हुई वो। हाँ, कोरोना के वो दिनों में धुन पड़ रही है और वो रात को कोई वीडियो थी किसी ने शूट की, तो वो भी ज़रा वो ये था कि वो मून मार्केट पार्क में, अच्छा देखे कैसी सी बात है, वो मून मार्केट पार्क में शूट हुई भी जी। तो लेकिन क्या खूबसूरत वो शूट जिसने भी की है। हाँ, या मतलब वो कबूलियत का वक्त हो गई लेकिन वो हुई बहुत अच्छी है। वो थी कि मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वाह। वफाएं याद रखता हूँ, जफाएं छोड़ देता हूँ, खुले रखता हूँ दिल के रास्ते, नाराज़ लोगों पे मैं वापस आने वालों की ख़ताएं छोड़ देता हूँ। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ, और तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों की। तकब्बुर शोर करता है, करो तजलील लोगों वाह की। क्या बात। मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं छोड़ देता हूँ। क्या कहने। मैं अपने नफ्स की सारी सदाएं
छोड़ देता हूँ और कोई दिल को दुखाए मुस्कुरा के बात करता हूँ। कोई दिल को कोई दिल दुखाए को दुखाए मुस्कुरा के मुस्कुराकर बात बात करता करता हूँ। हूँ। नबी को याद रखता हूँ, खताएं छोड़ देता वाह हूँ। वाह, क्या बात। मैं लोगों से मोहब्बत में अनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। क्या बात। इसको अल्लाह ने सबसे पहले इसको जो इज्जत मिली वो बहुत वायरल हुई, पहली ये थी। इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। जी, ये मैंने 17 में लिखी थी, 2017 में। 17 में, ठीक है। और 17 के ही दिसंबर में, जनवरी नहीं, 18 के जनवरी में रिकॉर्ड हुई थी, धुंधों के अंदर, रात के वक्त। इसमें मैंने जो ये शेर कहा था ना, मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं छोड़ देता हूँ। ये मैं सुना तो दिया करता था, मेरे दिल में हमेशा कलक रहता था कि इफ्तिखार भी तू केड़ा एडा मशहूर आदमी है जेड़ा तू ये शेर लिखता है। मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और मुझे कई दफ़ा ये लगता था, आप देखिएगा कई मुशायरों में मैंने ये पढ़ा ही नहीं, यार अगले कहन तू केड़ा मशहूर आदमी है। अब मेरी बात समझ ने। अच्छा, मैं इतना मशहूर शायर भी नहीं हूँ कि मैं ये शेर कहूँ। आई डोंट नो वो कैसे हुआ था। आमद जी सर, कमाली के बाद और नागन को जो इज़्ज़त मिली, लेकिन राइटर के बाद जो कमाली जब हिट हुआ है ना, तो वो शेर मेरा ही लिखा हुआ सादिक भी आ गया। क्या बात। समझे मेरी बात। सही। मतलब मुझे जो लगता था कि या अल्लाह मुझे माफ़ी के साथ ये शेर विड्रा कर लेना चाहिए, मैं केड़ा मशहूर आदमी हाँ, वो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा तूने ताइब हो गया या तूने एहसास कर लिया, ये ले। ये अभी मेरे बैठे जहन में आई है ये बात कि मैं हमेशा, देखें ना, आप कहें जी मैं सब लोगों से मिलता हूँ, अदब से बात करता हूँ, ये शोहरत और बुलंदी की हवाएं कोई केड़ी शोहरत यार, शोहरत तो मिली है। सही। अब मेरी बात समझ ने। सही। अच्छा, फिर कलाम भी हिट, शोहरत, फिर वो किसी बशर में हज़ार खामी भी हिट, और ये भी हिट, वीलॉग्स भी हिट, और उसके बाद वो जो था पलस्तर भी हिट। राजा पलस्तर। हाँ, ये मालिक की आता है। अच्छा, शायरी की अभी हमारी तशनीकी बाकी है, कुछ और अरशाद फरमाएं। वो है जी कि कोई तुमसे है परेशान, कोई तुमसे है परेशान। ज़रा देख तो लो। वाह। कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। वाह। तुमको भेजा है मोहब्बत के लिए धरती पे, और तुम हो गए हैवान, जरा देख। ज़रा देख तो लो। वाह। और अब तो अपने भी हिकारत पे उतर आए हैं, अब तो अपने भी हिकारत पे उतर आए हैं, चाहतों का ये बहरान, ज़रा देख तो लो। और दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, दर्द लिखते हो मगर पढ़ नहीं सकते चेहरे, तुम तो हो साहिब ईमान, जरा देख। ज़रा देख तो लो। और आखिरी शेर है कि कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, वाह। कितने ही सख्त कलामी ने तुम्हारी मारे, मत करो ऐसा मेरी जान, ज़रा देख तो लो। मत करो ऐसा मेरी जान, ज़रा देख तो लो। कोई तुमसे है परेशान, ज़रा देख तो लो, ऐसे होते हैं मुसलमान, ज़रा देख तो लो। एक और हो जाए फिर भाई। मैं आपको वो कलाम सुनाता हूँ जो बानो आपा को बहुत पसंद था। अच्छा। मेरा कलाम तो सारे पसंद करती, लेकिन आपा को मैंने जब सुनाया तो उन्होंने कहा इफ्तिखार, मुझे बड़ी दाद दी थी आपा ने। वो था कि तकब्बुर के ऊपर है कि तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। वाह। तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। कैसे मानूं किसी की हस्ती को, अपना खो दूं मकाम मुश्किल है। वाह वाह। कैसे मानूं किसी की हस्ती को, अपना खो दूं मकाम मुश्किल है। और ये मिले और वो भी मिल जाए, ये मिले और वो भी मिल जाए, ख्वाहिशों का तमाम मुश्किल है। और ये जो है, ये जो मैं है, ये जानता हूँ मैं, ये जो मैं है, हाँ, ये जानता हूँ मैं, हौज़े कौसर का जाम मुश्किल है। ओहो वाह। ये जो मैं है ये जानता हूँ मैं, हौज़े कौसर का जाम मुश्किल है। और पीरो मुर्शद हुआ है नफ्स मेरा, पीरो मुर्शिद हुआ है नफ्स मेरा, पीरो मुर्शद हुआ है नफ्स मेरा,
शख्स का एहतराम मुश्किल है। क्या बात है, क्या पीर बात व मुर्शिद हुआ है नफ्स मेरा, शख्स का एहतराम मुश्किल है, तुमसे मेरा कलाम मुश्किल है, बस यही एक काम मुश्किल है। है। वाह, क्या बात है। बानो आपा बहुत पसंद करती थी, अक्सर सुनती थी मुझसे। सही। बानो आपा की कोई बात सुनाइए। यार बानो आपा की सारी ज़िंदगी उन्हीं के किस्से सुनाए। दरअसल ये, आप तो खैर वहाँ रेगुलर जाते रहे, लेकिन आपके सुनने वालों को मैं बताता हूँ, ये वाक़या मेरे बड़े दिल के करीब है कि बानो कुसिया इशफाक साहब के गुजर जाने के 4 साल के बाद बानो आपा को वो हुआ था, ब्रेन हेमरेज, बीमार थी। हम्म। तो मुझे पता नहीं था, तो मैं एक दिन एक चैनल का कैमरा लेके चला गया। रफ़ीक भाई गेट पे बैठे हुए थे। हम्म। मैंने उनसे कहा जी आपस से कहें, मैं वो खैर अंदर गए। बाबू ने कहा जी उनकी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा जी कागज़ दें मुझे। उन्हें कागज़ दिया, मैंने कागज़ पकड़ा, उस पर लिखा बानो कुसिया आपा, मैं मतलब इशफाक साहब अपने आप को एक आम आदमी कहते थे और अपना शुमार एक आम आदमी में करते थे और आम आदमी की बात करते थे। अगर आप आज आपने इस एक आम आदमी से मिलने से इनकार कर दिया तो मैं आपका शुमार ख़ास लोगों में करना शुरू कर दूंगा। ये जब मैंने अपना नाम लिख के इफ्तिखार रफ़ी और रुका अंदर भेज दिया, आप यकीन कीजिए कोई 15-20 मिनट के बाद 2 खादमाओं ने, एक रुबीना थी और एक और थी, बानो आपा को कंधों से उठा रखा और उनके पैर घिसटते हुए आ रहे हैं और वो कहती हाँ काका दस। ओए होए, मैं कहा जी मैंने माफ़ कर दो, तुम जाओ। वो फिर अब मुझे बताएं कि आपने इस तरह के लोग, मैं उनकी फूफी का पुत्र भी नहीं हूँ, मैं कोई उनका रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं कोई इतनी अजीम हस्ती नहीं हूँ, इतने बड़े लोग कभी ज़िंदगी में देखे आपने? मैं एक आम पाकिस्तानी। ये तो उसके बाद आपस से मेल जोल और बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता, फिर यहाँ तक कि हमने अपने हाथों से उनको दफन किया। लेकिन आप सोचें कि ऐसी मोहब्बत इंसानों के साथ, ऐसी तौकीर और ऐसी इज्जत आपने देखी है कभी? और मेरे साथ नहीं, सबके साथ। ये सबके साथ थी। मतलब जितने भी लोग जाते थे सबको ये लगता था कि बानो आपा सबसे सिर्फ मुझे ज्यादा पसंद करती मुझे हैं पसंद करती और हैं। मुझे ही जानती हैं और मेरा ही ताल्लुक है। सही। बाबा इशफाक भी एनजीसी। अच्छा, मैं नहीं मिला इशफाक साहब से। अच्छा, मतलब वो भी ऐसे थे। सेम सर। आपको लगता था इशफाक साहब सिर्फ आपको जानते हैं, आप उनको एम ही सुनाएं। वो जी मेरा बिल आ गया, मैं फिर चला गया उन्होंने कटान ली, अफसर ने मैंने लिफ्ट नहीं कराई, मैं फिर अखबार चला गया। अच्छा फिर इंज करी जाएंगे, सो एम ही किसी कम की गल नहीं सुनी जाते सर। आज मैं सोचता हूँ बाबा जी से जो मैं बातें करता था उनकी किस काम की थी। मैं क्योंकि शोतोकान करता था कराटे, मैं उस दी दी गल्लां दसदा सी उन्होंने। अच्छा फिर ओहो, अच्छा कमाल हो गया, वो ये करते थे। आपकी वो जो बातें हैं वो भी बड़ी दिलचस्पी से सुनते थे। हर एक की। अच्छा। हाँ, वो एक दिन एक बंदा आया, करे जी मैंने दीवार डाली, करे डाल ले। वो थोड़ी सी डाली, दरवाजे बंद करे, यार अब महल्लेदार उठ जाएंगे। दूसरा आया, उसने कहा मैं गाना गाना है, कहते गा है। इन्होंने कहा जी मैं तो आपको ना किस्सा सुनाने आया हूँ, कहते सुना दे। मतलब वो ये लोग नहीं पैदा होंगे अब, मेरा नहीं ख्याल शायद, क्योंकि हम जैसे लोग इतने निकम्मे और अहमक और कम आयगी का एहसास रखने वाले, मेरा ख्याल ये लोग बहुत बड़े लोग थे। अच्छा फिर भाई, जो लोग आपको एज ए एक्टर पसंद करते हैं, आपके निभाए हुए किरदारों को पसंद करते हैं, वो आपको अब कब देख पाएंगे? अगले किसी सीरियल में या फिल्म में? देखिए जी, मैंने ड्रामा लिखना और एक्टिंग करना ड्रामे में छोड़ दिया। मैं वो बंदा ही नहीं हूँ जो बाद में वीडियो बना रहा हो कि जी वो क्योंकि मुझे ये कहा तो मैं नथिंग। छड़ता तो छड़ता सर, फ़कीर आदमी हूँ, फ़कीरी में ही कह रहा हूँ। कमर्शियल और फिल्म में शायद आप मुझे देख सकेंगे, अगर वो भी ऑफर हुई, अवल तो होनी कोई नहीं। नहीं, मैंने आपके लिए एक रोल लिखा है और गुलफाम गौरी कैमरे के पीछे बैठा सुन रहा है, और मैंने 12 दफ़ा इनसे जिक्र किया है कि एक रोल है और बड़ा पावरफुल रोल है। मैंने जब भी उसमें किसी को देखा तो मुझे इफ्तिखार रफ़ी के अलावा कोई नज़र नहीं आया। नहीं सर देखें, मैं अगर इस तरह की मोहब्बत को अकोमोडेट करता ना, तो मैं आज इतराफ़ करता हूँ, मेरे एक बहुत अच्छे डायरेक्टर दोस्त हैं, बड़े पुराने, अमीन इकबाल साहब। जी। उनके साहबजादे मेरा
भतीजा महरोज। महरोज मेरा बेटा, एक बेटों की जी। तरह है, उसने मुझे कॉल की थी ठीक है। और उसने कहा सर वो इस तरह अंकल आपको पता है अब अमीन साहब से इतना गहरा और इतने मरासिम। मैं उसको कहा था बेटा सिर्फ तुझे नहीं, मैं किसी के भी का साथ काम नहीं करूँगा, मैं छोड़ चुका हूँ। और ये मेरा मतलब बड़ा मुश्किल फ़ैसला था जिस दिन मैं ये कर रहा था। अच्छा, आप जो मतलब जो कर रहे हैं, व्लॉगिंग कर रहे हैं या दुनिया घूम रहे हैं, तो आप इससे मुतमिन हैं? मैं सर देखें, मैं आपको बताता हूँ, मेरा मकसद रोज़गार नहीं है, पर्टिकुलर पेशा नहीं, मेरा मकसद है रोज़ी कमाना। वो शोबिस से आए एक्टिंग करके, वो कमर्शियल से आए, वो ड्रामा लिख के आए, वो तो अब छोड़ दिए 2 शोबे, वो यूट्यूब से आए, वो कुलचे बेच के आए। असल मकसद है मेरा जीना खुशी के साथ। मेरे माँ बाप अल्लाह सलामत रखे, मेरे बीवी बच्चे मेरे रिश्ते सलामत रहे, मैं तो इंजॉय करना है, खुशी के नाल जीना है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मेरे पैसे जो हैं वो क्या कहते हैं एक्टिंग करने से आते हैं या लिखने से आते हैं या तिक्के बेचने से आते हैं। असल बात तो खुश रहना है। जो बाबों ने सिखाया हमें कि यार साहिब हाल रहो, अपने हाल पे खुश रहो। तो मैं एक बात मैं ज़रूर आपको शेयर कर दूं, पता नहीं शायद मैंने कभी बताई नहीं किसी को ये। जिस दिन मैंने ये तय किया था ना कि यार अब मैं नहीं लिखूंगा और अब मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, तो आई वॉज क्राइंग। तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि जब आपने फैसला कर लिया तो रो क्यों रहे हैं? मैंने कहा यार 1968 दोबारा नहीं आएगा कि संतनगर के अंदर कच्ची गलियां और सोलिंग वाली गलियों की खंडुओं की हवेली में एक बच्चा पैदा होगा इफ्तिखार इफ़ी, जिसका बाप बड़ा अच्छा बॉडी बिल्डर होगा और वो उसको मोड़े पे बिठा के रोज़ नमाज़ पढ़ने लेके जाया करेगा मस्जिद शोदा, कमिश्नर की मस्जिद या दाता सरकार के। फिर वो दाता के मेले में जाके दूध चुरा के लाया करेगा वहाँ से। फिर वो भुट्टो साहब को सलामी देते देखा करेगा 23 मार्च के ऊपर। फिर वो ज़ियाउल हक का दौर देखेगा जब सारा दिन किसी सदर के इस्तकबाल में हम स्कूल के बच्चे खड़े रहते थे और एक किन्नू और 2 केले मिला करते थे। फिर वो फेस्टिविटी जो लाहौर ने मेरे अंदर पैदा की, मेले ठेले बसंतें, ये जो हमारी पंजाब की खूबसूरत एक लाइफ है लाहौर की। फिर वो पढ़ना शुरू करेगा, वो मंटो से स्टार्ट लेगा पढ़ना, वो करते करते कन्हैया लाल कपूर और मुश्ताक अहमद यूसुफी और पत्नी किस किस को पढ़ने के बाद उसको फिर अब बाबा इशफाक अहमद ही मिल जाएगा। फिर डॉक्टर सज्जाद उसका उस्ताद होगा लिखने में और इशफाक अहमद उसके कलम का उस्ताद होगा। ए बंदे आने वाली दुनिया च वापस आने ने जेड़ा ए दोबारा पैदा कर लेंगे इफ्तिखार इफ़ी, ਉਹਦੇ घर लाइब्रेरी दी 1900 किताबां किन्ने पढ़नियां ने। मैंने कहा लॉस मेरा नहीं कर रहे, इस कौम का लॉस कर रहे हैं। खुदा हाफिज़। कलम सच्ची मुच्ची तोड़ता सी, जिवें वो नहीं करता जज टिल डेथ, तोड़ दिंदा सी कलम, वो फिल्मां च दिखांदे ने। सही। मैं कहा नहीं यार, देखें बाबा जी ने एक बात मुझे बड़ी अच्छी की थी, उन्होंने कहा काका गल सुन, गल उत्थे दसी जिथे कोई तेनू पूछे। सही। अब मेरी बात समझ रहे? सही। मैं ऐवी कही जाऊँ, घर में बैठा वेला बैठा कही जाऊँ मैं राइटर हूँ। क्या लिखा? नागन कब लिखा था? 17 जी। 17 24, मतलब उसको पता लग जाएगा यार ये तो वेला फिर रहा है। अब मेरी बात समझ रहे? तो भाईजान मुझसे अच्छे लिखने वाले आ चुके हैं, मुझसे अच्छे एक्टर आ चुके हैं, तो इफ्तिखार इफ़ी तो कोई और काम करना, बस पाल लिए बच्चे यहाँ से, जितना एंजॉय करना था नाम समेट लिया, अस्सलाम वालेकुम, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, इसे हम क्या, या अगर कहीं मैं कहूँ कि आप मायूस हो चुके हैं? नहीं नहीं, मैं तो मायूस हूँ, मैं तो मायूस लोगों को। नहीं, आप उम्मीद की बात तो करते हैं, उम्मीद की बात तो आप ही करते हैं। मैंने खुद जिक्र किया है, कोरोना के दिनों में हाँ आपने उम्मीद की बात की, ज़िंदगी की बात की, ठीक है, हौसले की बात की। हाँ। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैंने राइटिंग छोड़ दी है, मैं अब एक्टिंग नहीं करूँगा, तो ये क्या मायूसी की बात नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये तो हाँ। मैंने पेशा चेंज कर लिया। पेशा देखिए, चेंज कर लिया। 5 साल उन्होंने काम नहीं दिया ठीक किसी है। ने भी। सही। 1 साल बाद मैं सोचा कि यार हूँ ढीठ आदमी तू ही चढ़ दे, ऐलान तो करना था ना। वो तो गैर ऐलानिया कि 5 साल से काम नहीं दे रहे थे ना। 17 18 में मैंने नागन कंप्लीट कर दिया था, वो तो बंद के चलता रहा, वो एक अलग बात है ना। देखें बड़ा बुरा लगता है कि आप मुझे चाय पिला दें और इस इंटरव्यू के बाद और मैं बैठा रहूं, दिल में ये सोच के खाना भी खवाएगा।
या मैं कह ही दूँ कि खाना खवा दे। अब खिला तो खैर शायद देंगे, लेकिन आप सोचेंगे यार अजीब आदमी यार मुंह से कह रहा है। मतलब यार ਹੁਣ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੀ है, ਹੁਣ ਜਾ के ਤੁਹਾਨੂੰ कि फ़ोन करे कि अस्सलाम वालेकुम मुझे कास्ट करें। एक बात मैंने पीटीवी भी गई थी, जुगन के शो में आपके भी कहूँगा, खुदकुशी ना करने की हिम्मत सब में नहीं होती। मैं तो पासे लग गया ना, मैं तो अपने बच्चे पाल रहे हैं, खुश है, दुनिया एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक और मिशन पे चला गया मैं। लेकिन ये जो KPK से, बलूचिस्तान से, पंजाब से बच्चे कराची जाते हैं काम करने के लिए, कोई एक्टर बनने जाता है, कोई ड्रामा राइटर बनने चाहता है, यार इनको अकोमोडेट कर लिया करें, खुदा का वास्ता है। आप जब काम नहीं देंगे नए राइटर कैसे आएंगे? चलें मुझे बताएं। मुझे तो छोड़ दें, मैं नाम चुरा के भागा हुआ एक्टर हूँ, राइटर हूँ, मैं हूँ ही नहीं, आई एम नथिंग। नए लोग क्या करेंगे? नहीं, वो मसाइल तो हैं, और वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो देखें, आप खुद राइटर हैं। बिल्कुल। और मज़े की बात, मैंने अभी परसों एक बात की थी एक जगह पे, मैंने कहा यार आपको पता है हम जितनी मर्ज़ी स्ट्रगल करते हैं, हम जो मर्ज़ी करते हैं, कमाते हैं, जो भी फैक्ट्री बनाते हैं, डिग्री लेते हैं, एक दिन सिफर हो जाना है, सही। मतलब मौत। अच्छा, कुछ अल्लाह वाले जिन पे अल्लाह अता कर देता है, वो अपनी ज़िंदगी में सिफर पे आ जाते हैं। मतलब एक वक्त ऐसा आ जाता अपनी है, ज़ात की नफ़ी। हाँ, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए ओहदा, उनके लिए पैसा कोई अहमियत नहीं रखता। उनके लिए अहमियत रखता है ताल्लुक़, मोहब्बत, प्यार, उसकी तलाश में वो रहते हैं। अल्लाह करे कि मुझे अल्लाह ज़िंदगी में जागते हुए आँखों के साथ उस सिफर होने की तौफीक अता फरमाए कि जब मेरे लिए आपकी खुशी, आपकी खुशनुदी, जो इशफाक साहब कहा करते थे कि काका सामने वाले की इज़्ज़त नफ्स को पालना है, पामाल नहीं करना। आप तसव्वुफ़ की बातें कर रहे हैं, आप इफ्तिखार रिफ़ी के नज़दीक तसव्वुफ़ क्या है? बाबा जी ने मुझे इसकी डेफिनेशन बताई थी कि आसानी पैदा करने वाला सूफ़ी है, बाबा है। छोटा बाबा छोटी आसानी, बड़ा बाबा बड़ी आसानी, सिंपल। मुझे ये समझ आया कि मैं अपने अल्लाह तक पहुंचने के लिए उसकी मखलूक के दिल से होके जा सकता हूँ। क्योंकि अगर अल्लाह की मखलूक ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और नफ़रत की मुझसे, या मैंने कोई ऐसा काम किया जिससे मेरा दिल दुखाया, तो अल्लाह मुझे ना मिलेगा ना राज़ी होगा। अच्छा इफ्तिखार भाई, एक थोड़ा तल्ख़ सवाल है। हम तो आपको जानते हैं, मतलब जिनका आपके साथ ताल्लुक़ है, हम नहीं एतराज़ करते, लेकिन आपके ऊपर एक एतराज़ ये किया जाता है कि आप बानो आपा और अशफाक साहब के नाम को कैश करवाते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तो बड़ा अरसा हो गया, मैं तो बहुत कम, जब मुझे अंदाज़ा हुआ था, लोगों ने मुझे भी कहा था, तो मैंने बहुत जिक्र कम कर दिया था। मैं कहा अच्छा यार, अब देखें ना, आपसे भी कहा था? हाँ हाँ, ठीक है। पहुँचती है ना। देखें, मैं अगर आपको पेरिस दिखा रहा हूँ, उत्थे बाबे का की जिक्र, या मैं आपको रोहतास का किला दिखा रहा हूँ, इशफाक अहमद का केड़ा जिक्र है। मैंने काफ़ी एपिसोड्स में बाबा जी की कोटेशंस आज मैंने जिक्र किया है। अच्छा देखें, बाबा जी इशफाक साहब जो हैं, वो उन पर किसी की हजारा तो नहीं है, ठीक है। वो तो कौम के हैं ना, बल्कि कौम क्या, जहाँ जहाँ उनका पैगाम पहुँचता है उन सब का बाबा है वो। ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं काज़ी आज़म के 14 नकात सुनाता हूँ आपको, तो आप क्या मेरे गिरबान पकड़ लेंगे इस बात पे? नहीं, बिल्कुल बाबा नहीं। काज़ी आज़म सारे दा है, ठीक है। तो इशफाक साहब सारे दे ने। ठीक है। आप भी जिक्र करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेरे पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपके पास छोटा प्लेटफॉर्म है। सही है, सही। और अगर मैं उनका जिक्र खैर करता हूँ, तो मेरा ख्याल है ये तो उनको दुनिया से गए हुए तकरीबन 20 साल, 18 सितंबर में 20 साल हो जाएंगे। सितंबर में 20 साल हो गए। जी। हाँ, 4 में। तो मुझे बताइए कि 20,000 लोग होने चाहिए थे जो कहते मैं इशफाक अहमद बनूंगा, सही। एक भी नहीं का। सर गरानी देखें कितनी हो गई कि 20,000 तो होते, चलें 200 तो होते, चलें 20 लोग होते जो ये कहते कि मैं इशफाक अहमद बनूंगा। तो मैंने तो कभी कहा ही नहीं। मैं तो गाने भी गा रहा होता हूँ, मैं तो लुटियाँ भी डाल रहा होता हूँ। तसव्वुफ़ का जिक्र करना, तो सिर्फ एक इशफाक साहब तो सूफ़ी नहीं है इस खित्ते में। ठीक है। एड्डी वड्डी सरकार साढ़े दाता सरकार, ना तो वड्डी केड़ी सरकारां ने।
तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, लोगों को लगा ये। हाँ, ये ज़रूर है, मैं ये कहूँगा कि मैं तो खैर उनके बारे में क्या जानता हूँ, क्या पिद्दी का शोरबा। शफाक साहब के साहबजादे हैं दो जो हयात हैं, शफाक साहब का पोता हयात है बिलाल, जी। बल्कि असीर अहमद ख़ान साहब जो कि उनके छोटे रूहानी जानशीन है। तो मैं तो बल्कि आपके चैनल के वसाते से कहूँगा कि जिसने भी कोई अंदर की बात पूछनी हो और ख़ास बात पूछनी हो तो वो असीर साहब से रब्ता करे। हम तो एमी नाम लेके, आप वो ठीक कह रहे हैं, कैश कराने वाली बात है। असल तो वो लोग हैं सर, हम क्या है। नहीं, मैंने आपकी अकीदत देखी है, मतलब असीर भाई से जितनी आप अकीदत से मिलते हैं, तो मैंने तो आपकी अकीदत देखी है। मतलब जो लोग आपको जानते हैं, मतलब वो सब ये जानते हैं इस बात को कि आप असीर भाई से कितनी अकीदत रखते हैं। मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह मैं असीर भाई के भी दरख्वास्त डालूंगा। हाँ, करनी चाहिए आप। नहीं, मैं उनका प्रोग्राम, मेरा इरादा है बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह असीर भाई का भी प्रोग्राम करूंगा। अच्छा इफ्तिखार भाई, आखिर में मैं पहले बात कर चुका हूँ, लेकिन मेरी ज़ाती ख्वाहिश है, मेरा ऐसा मानना है, मैं आपको बहुत अच्छा एक्टर मानता हूँ और आप हैं, मेरे मानने से पहले आप हैं एक्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार एक इतना अच्छा एक्टर है, अब मुझे जो आपके निभाए हुए किरदार है, मुझे उसमें गुल्लू बादशाह सबसे ज़्यादा बहुत पसंद है। अच्छा, मैं इस फोरम पे ये भी कहना चाहूँगा, अक्सर मेरे दोस्त कभी कभी मजाक में मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। मैं 2 ड्रामों में रोया हूँ। एक में, वो बहुत साल पहले धुआं हमने देखा था, हाँ, वो जब वो नबील की डेथ डेथ होती, होती है, हाँ मैं भी वो रोया था। ऊपर वो अलाप था खान साहब का, किसी दा यार ना किसी दा बिछड़े। यार ना बिछड़े। अच्छा, दूसरी बार मैं रोया हूँ गुल्लू बादशाह की मौत के ऊपर, अल्लाह की कसम। अल्लाह की कसम। मैं मतलब पहले तो अच्छा, मुझे बड़े लोगों ने ये लिखा था कि हम गुल्लू बादशाह के बनने पे रोए हैं। नहीं कमाल है। यार, वो बहुत अच्छा उसका मतलब, जिन लोगों ने, मतलब मैं इस चैनल के तवसत से बात करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने इनकार ड्रामा नहीं देखा, जफ़र मिराज साहब उसके राइटर हैं बहुत अच्छा। और काशिफ निसार साहब उसके डायरेक्टर हैं, हम टीवी से वो चला था। क्या खूबसूरत ड्रामा है वो। और उसमें मतलब वो जो मेन कास्ट है, यमुना जैदी और वो रेहान शेख साहब, उनकी किरदार निगारी तो बहुत आला है। समी ने भी बहुत अच्छा किया, हाँ, इमरान अशरफ ने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन नूर भाई ने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे इन सब किरदारों से बढ़कर मुझे गुल्लू बादशाह का किरदार पसंद आया। अच्छा, वो लगता है कि यार एक ऐसा किरदार जो लाहौरिया है, हाँ, जिसने लाहौर जिया है, लाहौर के अंदर वो औरतों की इज्जत करने वाला औरतों की बोल। इज्जत कर, हाँ, और अंदरून लाहौर का हाँ, वो गुल्लू बादशाह लगता है बिल्कुल। और उसकी आंखों का, उसका ग्रेंजर, उसका जो बोलना सब। बोलना, उसका जो साउंड है, वो जो आती है आवाज़ निकल के, तो वो लगता है कि यार गुल्लू बादशाह इससे अच्छा कोई बंदा कर ही नहीं सकता था। तो मैं दोबारा, क्योंकि सवाल मेरा हो चुका था, लेकिन दोबारा मैंने इसलिए किया कि यार आपको एक्टिंग की तरफ अगर कोई प्रोटोकॉल से बुलाए तो आपको वापस आ जाना चाहिए, या जिद छोड़ दें। नहीं, ये जिद नहीं है दरअसल। शकील भाई, मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए मोहब्बत, खुशी के साथ जीने के लम्हे कम है मेरे पास। मैं किसी ड्रामे में 50 लाख रुपए में काम करने से बेहतर समझता हूँ जब मेरी 6 साल की बेटी है ना हलीमा, 7 साल की, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, या मैं अपने अब्बा जी के पैर दबा लूँ, आपके पास आके बैठ जाऊँ, आप जैसी मोहब्बत करने वाले गुलफाम के पास चला जाऊँ, नबील एंथनी के पास जी। बैठ जाऊँ। मेरे लिए चीज़ें बहुत पहले सिफर हो गई थी, जो मैं भी सिफर का जिक्र कर रहा था। लोगों को नहीं समझ आनी। मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास स्कूटर है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, एक के पास मर्सिडीज़ है और एक के पास 9 करोड़ की गाड़ी है। हम सारे जा रहे हैं मरी, और एक बंदा वैगन में मरी जा रहा है। हम सारे मरी जब पहुँच जाते हैं तो क्या मरी का मौसम 9 करोड़ रुपए वाली गाड़ी को ज़्यादा महसूस करता है और जो स्कूटर पे है या जो वैगन पे है उसको कम महसूस करता है? अच्छा चले 9 करोड़ रुपए वाली गाड़ी वाला खा लेगा मटन, असी दाल खा लांगे, तो एनर्जी तो हमें भी मिल जानी है। फ़र्क ये, फ़र्क है इखलास का, इखलाक का, मोहब्बत का। सही। जो मोहब्बत करेगा, जो प्यार बांटेगा, जो लोगों की इज़्ज़त नफ्स को पालेगा, ये लोग उसको सर पे बिठाएंगे। जो इनके साथ डंडी मारेगा इस मामले में, ये उसको पहचान भी लेंगे और उसको वैनिश भी कर देते हैं। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई अना नहीं है मेरे अंदर, कोई ज़िद नहीं है, अल्लाह की कसम। मैं अमी आपसे बात करूँ, मुझे अफसोस ये हुआ कि अगर मैं किसी
किसी ऐसी जगह पे होता जहाँ ख़जाना मेरे हाथ में होता, तो मैं जितने भी राइटर हैं, आप समेत जितने भी राइटर हैं, मैं उनसे कहता यार तुम लिखते रहो, हुकूमत पाकिस्तान छपवाएगी, उसको हुकूमत पाकिस्तान को दे दो। जिस तरह वो कहते हैं ना चाइना में जो भी कुछ काम करता है तो चाइना गवर्नमेंट खरीद, आप मतलब शालें बना रहे हैं, अब स्वेटर बना लें, अब स्टील बना लें, वो सब ले लेते हैं, कोई भी काम करे वो ले लेते हैं। तो मैं कम से कम राइटरों के साथ जो अफसाना लिखते हैं, जो ड्रामा लिखते हैं, जो शायरी करते हैं, मैं इनका सारा कलाम ले लूँ और इनको एक बड़े बड़े घरों के अंदर इनको ये तुम इसके मालिक हो और तुम्हारा किचन भी में गवर्नमेंट चलाएगी, कितने पैसे चाहिए, आप सिर्फ लिखें इस कौम के लिए। और ये एक ऐसा उस्ताद ज़दा दौर है कि राइटर्स कोई पाइप मार रहे हैं सड़कों से, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैं व्लॉगिंग करन रहे हैं। तो ये एक 60-70 का दौर है जो कि आ चुका है सर। अच्छा, लोगों को नहीं समझ आएगी, लोगों को नहीं समझ आएगी कि सर किताब की, वो कहते हैं खानों नहीं गा तू पागल है, तू किताबा लिखी जा रहे हैं। सही ऐसे ही 5 रुपये नहीं मारते थे 6वां फरीदा टुक जे ना होवे 6वां ते 5 जाते वो की करोगे सर। सही। अच्छा इफ्तिखार भाई, कौम की बात चल रही है तो आखिर में हमारी कई कौम बड़ी मायूस हुई है इस वक्त, कुछ पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, सख्त और कड़े वक्त हर कौम पे आते हैं। मैं समझता हूँ कि ये इर्तिका है और हमारी कौम ने हर चैलेंज का मुकाबला किया हमेशा। अब मेरे पाकिस्तान से अच्छी मुझसे जब भी सवाल करते हैं, मुझसे बर्लिन में पूछा गया जी बर्लिन कैसा लगा, या आपको अगर रहने की ऑफ़र की जाए तो आप यूरोप में किस मुल्क में रहेंगे, तो मैंने कहा था पाकिस्तान। उन्होंने कहा नहीं यूरोप में, मैंने कहा पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान जैसा ना मुल्क है, ना पाकिस्तानियों जैसे लोग हैं, ये इतने अच्छे लोग हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और इंशाल्लाह ये सारी कौम मिलकर इस चैलेंज का जो हमें दरपेश है, ख़ास तौर पे गुरबत इस वक्त बहुत ज़्यादा है, लोग बड़ी तकलीफ़ में हैं, इस वक्त गर्मी पड़ रही है, बेचारे कूलर तक लगवाने जोगे नहीं है, और अगर लगवा लें तो फिर बिजली का बिल बड़ा ज़्यादा है। लेकिन इंशाल्लाह हम इस कड़े वक्त से निकल जाएंगे। उसकी वजह आपको मैं बता देता हूँ कि आप किसी भी चपरासी से बात कीजिएगा या किसी नायब कासिस से या किसी क्लर्क से डिस्कस कीजिएगा जिसकी तनख्वाह एक मखसूस आपको पता होता है कितनी है। अब कभी गौर कीजिएगा इस सोसाइटी की खूबसूरती, वो अपने बेटे को पढ़ा भी लेता है, उनकी शादी भी कर लेता है, 3 महीने मकान भी बना लेता है। लेकिन अगर सारी ज़िंदगी की उसकी तनख्वाह को कैलकुलेट करें तो वो मकान नहीं बनता। फिर समझ आती है कि वो जो इस सोसाइटी का पोटेंशियल है ना कि 20,000 तुसी ईदे वादे चुप करके देते, गुलफाम ने पखा देता, मैं को बेड देता, उन्हें सोफ़ा देता, ये जो हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये कौम बड़ी जेनरस कौम है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में जितने इदारे हैं ना, मैं नाम नहीं लूँगा, जितने खैराती इदारे हैं, उसको मिस्टर डेविड या कोई मिस्टर एंथनी नहीं चलाता बाहर से, वो सारे के सारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी लोग चलाते हैं, पाकिस्तानी अवाम डोनेशन देती है। आप इतने सखी लोग हैं कि एक चपड़ासी रिटायर होता है, वो हज भी कर लेता है, 3 बेटियां भी ब्याह लेता है, 3 मरले का घर भी बना लेता है। क्यों बना लेता है? उसके गिर्द उसके हमसाए, उसके रिश्तेदार, उसके अफसरान, उसके सबॉर्डिनेट, वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये पोटेंशियल हम जब इसी तरह मोहब्बत के साथ रहेंगे, और वो जो एक पोस्ट को हम सारे शेयर करके और अजाब डाल देते हैं कि एक कत्ल हो गया तो सब पाई जा रहे हैं, वो भाई कत्ल एक हुआ है, उसको हर बंदा जब शेयर करेगा तो फिर एंजाइटी होती है। तो इंशाअल्लाह ताला उस पोटेंशियल के सर पे, उस यकजहती के सर पे, उस मोहब्बत के सर पे जो पाकिस्तानी से बाहम रखता है, हम बड़ी जगह जल्दी इंशाअल्लाह तरक्की करेंगे। इफ़ी भाई, आखिर में मैं फिर खुलूस दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ, और ये रस्मन नहीं मैं कह रहा, आप आए, मेरा हौसला बढ़ाया। नहीं, आपने बुलाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं अब जब आपके इंशाल्लाह 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे ना, फिर मैं आपको फ़ोन करके आपको इंटरव्यू देने के लिए आऊँगा। ज़रूर। मैं और बटन जो आएगा ना, सिल्वर बटन, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। जी सर, ज़रूर ज़रूर। इफ़ी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। दोस्तों, ये थे जनाब इफ्तिखार इफ़ी साहब, जो अपनी मिसाल आप हैं, यारों के यार हैं। आगे मिलते हैं अगली किसी शख्सियत के साथ। मैं हूँ आपका डिजिटल दोस्त शकील अहमद चौहान।